अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर की थ्योरीज के बारे में, जो कि बुक में मेंशन है। हमारी डिफरेंट थ्योरीज हैं। इसमें से पहली थ्योरी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या आप कह लें इसको द न्यूक्लियस मॉडल, जो कि पेश किया था सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, 1911 में पेश किया था। ये खुद न्यूजीलैंड के एक साइंटिस्ट हैं। इसमें उन्होंने डिस्कवरी की थी द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। इससे पहले हम ये जानते थे, जे थॉमसन ने एटम को कहा था कि ये प्लम पुडिंग मॉडल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। लेकिन फिर गोल्डस्टीन ने कहा था नहीं जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज के साथ इक्वल अमाउंट में, तो एटम न्यूट्रल है। ठीक है, उस साथ में गोल्डस्टीन ने कहा। लेकिन थर्ड साइंटिस्ट दैट इज रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड साहब फरमाते हैं कि एटम के अंदर दोनों चार्ज है, बिल्कुल प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन प्रोटॉन की जगह अलग है और इलेक्ट्रॉन की जगह जो है वो अलग है। ये किस तरह से इन्होंने कहा? ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के बाद कहा। वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है, तो हम उसकी डिस्कवरी करेंगे और उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, अक्सर पेपर में हमें सवाल देखने को मिलता है कि रदरफोर्ड का अपना मॉडल पेश करना है, गोल्ड मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट पेश करें उसका, रदरफोर्ड का। तो यही एक्सपेरिमेंट है, वो यही एक थ्योरी है, इसका डिस्कशन करेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना दिया है। यहाँ पर मैंने क्या बनाया है? यहाँ पर मैंने एक लेड ब्लॉक रखा है। लेड ब्लॉक के अंदर जो है अल्फा पार्टिकल्स की सोर्स है। अल्फा पार्टिकल की सोर्स कौन सी है? इसने इस्तेमाल की है पोलोनियम इस्तेमाल की है। आप जानते हैं रेडियोएक्टिव मेटल, जिस तरह हमने न्यूट्रॉन की क्लास में, जैसे हमने न्यूट्रॉन में डिस्कशन की थी, उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि चंद एलिमेंट्स 82 के बाद ऐसे हैं जिनमें से रेडिएशंस जो है वो एमिट होती हैं। तो उनमें ही एक एलिमेंट है पोलोनियम, 84 एटॉमिक नंबर। उसमें से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो निकलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल की सोर्स ली और उसके बाद एक गोल्ड शीट रखी और उसके बाद जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई। अच्छा, तो उन्होंने क्या देखा, क्या नोट किया? ऑब्जर्वेशंस हम पढ़ते हैं इसकी। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप करने के बाद इनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी? तो ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, बहुत से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट जा रही हैं, एंड अनडिफ्लेक्टेड, मुड़ती नहीं है थ्रू द शीट के पास, शीट से पास होने के बाद। ठीक है, मतलब वो सीधी सीधी निकल गई। सेकंड, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरगो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू गोल्ड शीट। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो क्या हुए? वो अपनी जगह से अनरिफ्लेक्ट हुए, या तो स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आई या तो आपकी स्मॉल डिफ्लेक्शन आई, लेकिन डिफ्लेक्शन आई, वो मुड़े जरूर। ठीक है, जब वो पास हुए इससे गोल्ड शीट से। थर्ड पॉइंट, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिट्रेस्ड देयर पाथ। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो अपनी ही जगह पर वापस गए। इस तरह वो आपकी गोल्ड पे मिसाल के तौर पर हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं इसकी, कि ये मेरा पास क्या है? गोल्ड शीट है और ये अल्फा पार्टिकल्स हैं और ये हमारे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। ठीक है, तो क्या करते हैं? अल्फा पार्टिकल जब इस पे आगे लगते हैं तो उसने नोट ये किया कि बहुत से अल्फा पार्टिकल्स जो हैं क्या है? सीधे चले गए। दूसरा इसने नोट क्या किया कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं जिनमें क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन भी और स्मॉल डिफ्लेक्शन भी। मिसाल के तौर पे यहाँ से जो है अल्फा पार्टिकल आके इसमें लगे, किसमें? गोल्ड शीट पे, और यहाँ से वो क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए। ठीक है, या तो इस तरफ निकल लिए या तो इस तरफ निकल लिए। और बहुत कम, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो रिट्रेस देयर पाथ, का मतलब अपनी ही जगह पर वापस आ गए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आकर टकराए गोल्ड फॉइल को और यहीं से वापस चले गए। ठीक है, अब ये जब कंक्लूजन आई इसकी, सॉरी ये जो इसने ऑब्जर्वेशंस की, तो उसमें फिर इसने कंक्लूड किया। क्या कंक्लूड किया? इसी कंक्लूजन से स्टडी करते हैं। ये कंक्लूजन क्या है? न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। बुक में इसकी पूरी लाइन लिखी हुई है, मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। तो न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि इसने ऑब्जर्व किया, इसने कंक्लूड ये किया अपनी ऑब्जर्वेशन को कि भाई एटम के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक न्यूक्लियस है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट है। न्यूक्लियस वो जगह है जहां से आपकी जो अल्फा रेज है वो रिट्रेस्ड हुई है। ये पॉइंट जो है वो क्या है? ये पॉइंट, ये न्यूक्लियस पॉइंट है जहां से अल्फा पार्टिकल्स जो है रिट्रेस्ड हो गए, वापस मुड़ गए। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा उसके पास, तो पॉजिटिव, जब पॉजिटिव पे टकराता है तो क्या होता है? हमने इसको स्टडी किया है कि वो अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं चार्जेस। ठीक है, अच्छा जी। एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट का मतलब क्या है? इसने जब इसको अपने सेकंड पॉइंट को स्टडी करें अगर हम इसके, कि इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है स्ट्रॉन्ग या स्मॉल, वो किस वजह से आ रही है? वो इस वजह से आ रही है क्योंकि एटम के अंदर कुछ ऐसे चार्जेस भी हैं जिनका जो नेचर है वो नेगेटिव नेचर की वजह से अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव नेचर वाले हैं, तो नेगेटिव की तरफ क्या हो जा रहे हैं? मुड़ जा रहे हैं। ठीक है, उनमें अट्रैक्शन हो रही है यहाँ से नेगेटिव पार्टिकल्स की तरफ, या नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है अट्रैक्शन हो रही है इसकी, आपके अल्फा पार्टिकल्स की। अच्छा, उस
और उस जगह को जहां पर वो जा रहे हैं हमने उसका नाम क्या दिया, हमने उसे कहा एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। अच्छा सेकंड पॉइंट, सेकंड इसकी कंक्लूजन क्या थी ऑब्जर्वेशन से, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इज एम्प्टी। बहुत सारा जो वॉल्यूम है एटम का वो खाली है, एटम तकरीबन खाली है। वो खाली किस वजह से, क्योंकि इसने कहा कि पहला अगर इसका ऑब्जर्वेशन पढ़े हम कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट इन एंड डिफ्लेक्टेड थ्रू द शीट, कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो सीधे निकल गए, उनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई जब वो शीट से गुजरे। तो शीट से नहीं गुजरे, शीट से गुजरे और फिर डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब एटम जो है वो बहुत सारा जो इलाका है, बहुत सारा वॉल्यूम जो एटम का वो खाली है, एम्प्टी है। अच्छा थर्ड पॉइंट क्या है इसके कंक्लूजन का, एटम हैज पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज नेम्ड न्यूक्लियस। एटम हैज पॉजिटिव चार्ज व्हिच इज नेम्ड न्यूक्लियस। तो एटम के पास कौन सा चार्ज है, एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और जहां पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है वो क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। इसीलिए हम इसको रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की एटम के अंदर। एंटायर मास ऑफ एन एटम entire mass of an atom is concentrated in nucleus and electrons are distributed outside positive charge। अच्छा अब इसका मतलब कि तकरीबन जो मास है एटम का वो कंसंट्रेट किधर है, वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेट है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, सही, क्योंकि वो सेंटर है तो सेंटर में सारा मास उसका मौजूद है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखा है, हम न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहां पर मौजूद हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उस पॉजिटिव चार्ज या उस न्यूक्लियस के बाहर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं न्यूक्लियस के बाहर इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर। जिस मैंने इसकी ड्राइंग बनाई है, यही एटॉमिक मॉडल की जो है वो तस्वीर है रदरफोर्ड के। सेंटर में जो है वो प्रोटॉन्स है और सेंटर जो है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या है, शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब इसके पोस्टुलेट की डिस्कशन कर लेते हैं। तो पोस्टुलेट क्या है इसके, atom consists of positively charged dense and very small nucleus containing proton and neutron. The entire mass of atom is concentrated in nucleus। जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज है, ये पोस्टुलेट है, ठीक है। तो एटम पॉजिटिव चार्ज हो गया क्योंकि एटम के सेंटर में जो है क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, और सारा मास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है। तो एटम पॉजिटिव चार्ज है, डेंस बहुत गहरा, ठीक है, एंड वेरी स्मॉल और बहुत छोटा। न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसके न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए एक बात समझ लें कि उस वक्त में जिस वक्त में रदरफोर्ड ने अपनी थ्योरी पेश की, क्या मॉडल पेश किया, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन रदरफोर्ड ने ये बात जरूर कह दी थी कि कोई एक और पार्टिकल जो है वो होगा जरूर एटम के अंदर, ठीक है। उस वक्त उसका नाम वगैरह कुछ भी नहीं था मौजूद, लेकिन ये कह दिया गया था कि होगा जरूर कोई न्यूट्रल पार्टिकल। तो इसीलिए बुक वाले ने, बुक लिखने वाले ने जो है वो मेंशन किया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो तमाम मास जो है एटम का वो कहां मौजूद होता है, वो कंसंट्रेट होता है उसके सेंटर के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर। और किससे सम करते हैं, हमने इसे लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास भी उसी चीज से बनता है, एटम का सारा मास कहां कंसंट्रेट करता है, न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेट करता है। अच्छा, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेस व्हिच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सेकंड पॉइंट है, न्यूक्लियस क्या है, सराउंडेड होता है बहुत खाली स्पेस से, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर जो है बहुत सारी स्पेस होती है, और उस स्पेस के बाहर, उस स्पेस को हमने नाम दिया है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का, और उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में ही पॉसिबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन वहां पर हमें मिल सके, ठीक है। इसने इसे मेंशन किया वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की जो एक समझे की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है वहां पर, कहां पर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर। अच्छा, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के बाहर इन सर्कुलर पाथ्स में, गोल इलाकों में, ठीक है, विद हाई वेलोसिटी, बहुत तेज स्पीड के साथ, ठीक है। द सर्कुलर पाथ्स आर नोन एज ऑर्बिट्स, जो सर्कुलर पाथ्स हैं उनको क्या कहते हैं, उनको ऑर्बिट्स कहते हैं। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट जो है जिसने गोल्डस्टीन ने पेश किया था कि द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम एक ऐसी स्पीशीज है जो कि न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली,
क्योंकि इसकी वजह क्या है, अक्सर सवाल आ जाता है कि व्हाई डिफाइन या फिर एक्सप्लेन व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो उसका जवाब यही रहता है कि एटम क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वल होते हैं। मतलब नंबर ऑफ जो चार्जेस है उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होने की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जो हमारा एटम है वो न्यूट्रल होता है। The size of nucleus is very small। अब जबकि हम बात कर चुके हैं कि एटम ही हमारा इतना छोटा होता है, ये सुई की नोक के ऊपर 40 करोड़ एटम भी आप रख सकते हैं कप में, तो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा उसका। तो यही बात देखिए, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, जो आपके न्यूक्लियस का साइज है बहुत छोटा है एज कंपेयर्ड टू ओरिजिनल साइज ऑफ एटम। जो ओरिजिनल साइज एटम था उससे बहुत छोटा है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, क्योंकि आपके मौजूद ही न्यूक्लियस एटम के अंदर है और वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये थी कंक्लूजन और ये थे पोस्टुलेट्स। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके ड्रॉबैक्स को या इसकी लिमिटेशंस को या इसके डिफेक्ट्स को, ठीक है। ठीक है, फिर डिफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो डिफेक्ट्स, तीन डिफेक्ट्स हैं हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के। रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। जो पहला डिफेक्ट है वो यही है कि रदरफोर्ड स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता सका कि एटम स्टेबल कब होता है, किस तरह से होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं स्टेबल करना है एक शेल को। तो ये स्टेबिलिटी नहीं बता सका एटम की रदरफोर्ड। सेकंड, इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल electrons revolve around the nucleus in circular path and emit energy continuously. Due to continuous loss of energy, ultimately falls into nucleus. रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के बाहर, शेल्स के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं कंटिन्यूअसली शेल्स के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, तो क्या होना चाहिए, एनर्जी खारिज होनी चाहिए, ठीक है। और एनर्जी खारिज होती भी होगी, जब कोई चीज मूवमेंट करते रहेगी कंटिन्यूअसली तो अपनी एनर्जी क्या करेगी, खारिज करेगी। तो जब वो एनर्जी खारिज करेगी तो क्या होगा, लूज ऑफ एनर्जी होगी। तो जब लूज ऑफ एनर्जी होगी तो क्या होगा, जो चीज वहां घूम रही थी वहां से बैठ जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था शेल्स के अंदर, अब वो जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी घूम घूम के, तो कहाँ जाना है उसने, न्यूक्लियर में फॉल होना है। ऐसा नहीं होता प्रैक्टिस में, एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता ना कि किसी एटम की मिसाल के तौर पर अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसका इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन घूम के आज तक न्यूक्लियस में नहीं गिरा, आज तक उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही है। ऐसे ही हम तमाम एलिमेंट्स के जो एटम में देखें उनके एटॉमिक नंबर उतने ही होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है इसे थोड़ा सेट किया जाएगा कि क्या इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं या फिर शेल्स रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, एक थर्ड पॉइंट है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस इमिट एनर्जी। चलें जी, इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है शेल के अंदर, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है तो कंटिन्यूअसली इमिट एनर्जी कर रहा है, तो देन देयर वुड बी कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए एटम से। बट इन कंट्रास्ट टू इट वी गेट लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन हमें मिल क्या रहा है, हमें मिल रहा है लाइन स्पेक्ट्रम। मिलना क्या चाहिए, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल घूम रहा है शेल के अंदर, तो उससे क्या बनना चाहिए, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। लेकिन मिलता क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम और कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, मैंने यहाँ मेंशन किया, उसे देख लें। तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम तब बनता है जब सोर्स ऑफ लाइट, कहीं से लाइट आए और वो प्रिज्म से टकराए और 7 कलर बने, ठीक है। 7 कलर जो है वो आपको हासिल हो, दैट इज रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट एंड इंडिगो। अगर ये 7 कलर्स आपको मिलते हैं और बीच में कोई स्पेस नहीं आता, कोई ब्लैक लाइन ऑब्जर्व नहीं होती, कोई ब्लैक लाइन नहीं बनती, बल्कि सातों कलर जो है वो डायरेक्ट आते हैं, जिस तरह आप रेनबो देखते हैं। रेनबो में क्या होता है, रेनबो में सातों कलर जो है वो मौजूद होते हैं और बीच में कोई गैप नहीं होता, बीच में कोई ब्लैक लाइन नहीं होती। तो ऐसी लाइन जब भी बनती है तो उसे हम, जब इस तरह से कलर बनते हैं 7 कलर जिनमें कोई ब्लैक लाइन ना बने, उसे हम कहते हैं कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम हम कब बनता है, जब सोर्स ऑफ लाइट, कहीं से लाइट आपको मिले और वो प्रिज्म से टकराए, और प्रिज्म से टकराने के बाद उस लाइट में कलर तो 7 ही हो, लेकिन बीच में क्या आ रहा हो, हर कलर के बाद एक ब्लैक लाइन आपको मिल रही है। जैसे हमें ब्लैक लाइन ऑब्टेन आफ्टर ईच इंटरवल, हर कलर के बाद, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर हमें रेड लाइन मिली तो उससे बीच में क्या आ जाएगी, एक ब्लैक लाइन आ जाएगी, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ मेंशन किया, तो एक ब्लैक लाइन सी आ जाएगी। फिर आपको कौन सी लाइट मिलेगी, फिर आपको ऑरेंज लाइट मिलेगी, उसके बाद फिर बीच में आपको एक ब्लैक लाइन मिलेगी। तो इस तरह से जब भी स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होते हैं तो ऐसे स्पेक्ट्रम्स को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो एटम्स से मिलते हैं, एटम्स सिर्फ और सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, इसके अलावा कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं बना सकते। ये थी डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मैं को पूरी थ्योरी को आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़े से जल्दी जल्दी समझ बता देता हूं। तो एटॉमिक थ्योरी जो है रदरफोर्ड की किस तरह से
एटॉमिक थ्योरी इस तरह से कि इसने एक्सपेरिमेंट किया है अपना, जिसमें इसने एक रेडियोएक्टिव मेटल लिया है, जिसमें से अल्फा रेज निकली है और गोल्ड मेटल फाइल में टकराई है, और अल्फा रेज जो है वो कुछ अल्फा रेज सीधी चली गई हैं, कुछ अल्फा रेज जो है वो मुड़ गई हैं और कुछ वापस आ गई हैं। जो सीधी चली गई हैं उन्होंने ये बताया कि एटम जो है वो मुकम्मल तौर पर तकरीबन खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। और जो मुड़ गई हैं उन्होंने ये बताया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है, जो कि बिखरे हुए हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वापस आ गई हैं उन्होंने ये बताया कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, एटम के सिर्फ सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, उसका नाम जो है वो न्यूक्लियस है। जो बाहर रिफ्लेक्ट हो गई है लाइट, जो लाइंस जो हैं, जो रेज हैं, जो मुड़ गई हैं बाहर की तरफ जाके, उन्होंने ये बताया कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, और जो वापस आ गए उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन होते हैं और सारा मास जो एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, और बाहर जो होते हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है और वहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं शेल के, आपके शेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है। और क्या बात की हमने, और ये बात करी कि वो हाई वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है जी। और उनका जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, तो हमें पता है नेगेटिव है। और हमने ये भी देखा कि एटम एक न्यूट्रल स्पीशी है। एटम क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही बराबर है, दोनों ही इक्वल है। सिर्फ इसके डिफेक्ट्स जो थे वो 3 थे, जिसमें इसने एक तो स्टेबिलिटी नहीं बताई, दूसरा इसने क्या नहीं बताया आपको कि एनर्जी अगर लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो उनको नीचे के फास्ट हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता अगर वो घूम रहे हैं जो कंटिन्यूसली। और तीसरी बात ये है कि अगर वो घूम भी रहे हैं तो एनर्जी खारिज कर रहे हैं, तो एनर्जी खारिज कर रहे हैं तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाए, तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनाते बल्कि वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाते, तो ये भी इसने नहीं डिफाइन किया, एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हुई। लेकिन बात याद रखिएगा कि फादर है न्यूक्लियस के रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने ही बेस रखी थी न्यूक्लियस की कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इसके बाद फिर डिफरेंट थ्योरीज आई कि फिर इलेक्ट्रॉन की जो है पोजीशन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के ऊपर जो है सबने बातें की थी। और न्यूक्लियस को किसी ने भी चेंज नहीं किया था, जो कि रदरफोर्ड ने पेश किया कि सेंटर में न्यूक्लियस है तो वो सेंटर में न्यूक्लियस थे। तमाम मास न्यूक्लियस का एटम का जो तमाम एटम का मास जो न्यूक्लियस में है, तो तमाम मास एटम का न्यूक्लियस में ही रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस और उसकी मूवमेंट की थ्योरीज जो है आगे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कशन की इस पूरे टॉपिक की। होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट थ्योरी के साथ आपसे मिलेंगे। तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।